हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी के पहला चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में संसाधन के बारे में कि संसाधन होता क्या है। ठीक है, मनुष्य जो अपने जीवन में अनेक वस्तुएं का उपयोग करता है, या हम कह सकते हैं हमारे आसपास में या हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार की वस्तुएं मौजूद हैं। ठीक है, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में या अपने जीवन में किसी न किसी रूप में जिनका हम उपयोग करते हैं, वे सभी वस्तुएं संसाधन हैं। संसाधन का दो स्वरूप हो सकता है। पहला भौतिक, जैसे आपको हो गया पर्वत, पठार, मैदान, भूमि, ये सब आपको भौतिक स्वरूप है। उसके बाद दूसरा हो गया जैविक स्वरूप, जैसे हो गया वनस्पति हो गया, ठीक है, पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, मत्स्य हो गया। इस आपको जैविक संसाधन का भौतिक और जैविक दोनों जो स्वरूप है मनुष्य के लिए उपयोगी होता है, और ये मनुष्य जो अपने जीवन में दोनों का किसी न किसी रूप में उपयोग कर रहा है, और ये सभी संसाधन। ठीक है, संसाधन जो है वह मनुष्य जब तक किसी की वस्तु का जैसे कि हम लोग अभी वर्तमान में अभी हम बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं, जो व्हाइट बोर्ड है इसका उपयोग कर रहे हैं, और इस मार्कर से हम इस पर लिख रहे हैं। तो ये जो व्हाइट बोर्ड और ये मार्कर दोनों हमारे अभी वर्तमान के लिए क्या है, संसाधन है। ठीक है, जैसे आप लोग अभी मोबाइल में अभी देख रहे हैं वीडियो, तो मोबाइल आपका क्या है, संसाधन है। ठीक है, तो कहने का मतलब वे सभी वस्तुएं जिनका हम किसी न किसी रूप में हम उपयोग करते हैं, वे सभी वस्तुएं ही संसाधन कहलाती है। ठीक है, अभी संसाधन का जो है निर्माण होता कैसे है, संसाधन हम उपयोग कैसे करते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। अभी देखिए प्राचीन समय में, ठीक है, जैसे आदि मानव के समय में, उस समय भी आदि मानव के समय में भी वो भी यानी कि अपने पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं का ही उपयोग करके वह जीवन यापन करते थे। वही उसके लिए क्या था, संसाधन था। तो उस समय जैसे अभी वर्तमान में हम लोग देखते हैं, जैसे पृथ्वी के नीचे से हम लोग खनिज प्राप्त करते हैं, जैसे हो गया कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गया, लोहा हो गया, सोना है, चांदी है, ये सब पृथ्वी के नीचे से ही प्राप्त करते हैं। तो प्राचीन समय में जिस समय इसका उपयोग नहीं हो रहा था, उस समय भी यह भी पृथ्वी के नीचे मौजूद था, लेकिन जानकारी के अभाव में, तकनीक के अभाव में उसका उपयोग नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं, ठीक है, यह सभी वस्तुएं, सभी संसाधन जिसका उपयोग करते हैं, तकनीक के आधार पर ही वह संसाधन बनाए जाते हैं। जैसे अभी आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ समय पहले या से यानी कि 100 साल पहले इस मोबाइल का यानी कि कोई नाम निशान नहीं था। तो यह तकनीक के आधार पर ही यह मोबाइल का आविष्कार किया गया। यह तकनीक जैसे अभी हम लोग वर्तमान में अन्य आधुनिक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, नए नए वस्तुओं का, नए नए पदार्थों का जो हम उपयोग कर रहे हैं, उसको किसी न किसी तकनीक के सहारे ही जो भी वर्तमान रूप उसको दिया गया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि तकनीक के आधार पर ही संसाधन का निर्माण किया जाता है। और यही बात को लेकर के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिनका नाम था जिमरमैन, ठीक है, एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिमरमैन का कहना था कि संसाधन जो है वास्तव में होता नहीं है, बल्कि बनते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारे पर्यावरण में, यानी हमारे पर्यावरण में मौजूद वे सभी वस्तुएं, ठीक है, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। और यह भी हम कह सकते हैं कि संसाधन वास्तव में जो है होता नहीं है, बल्कि बनाया जाता है। यह कथन किसका है, जिमरमैन के द्वारा कहा गया। ठीक है, अब हम अगला बात आगे हम जानेंगे संसाधन के वर्गीकरण के बारे में, उसके प्रकार के बारे में। ठीक है, संसाधन का वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, यानी कि संसाधन के प्रकार के बारे में, संसाधन का वर्गीकरण, यानी संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया।
जनरली जो है साधारण तौर पर संसाधन को हम दो भागों में बांटते हैं। जनरली यानी साधारणतः है जो है संसाधन को दो ही भागों में कहा जाता है, एक वो प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित या सांस्कृतिक संसाधन जिसको कहते हैं। ठीक है, संसाधन जो जनरली जो है दो प्रकार की कहा जाता है। वो प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया गया, जैसे प्रकृति द्वारा जैसे भूमि हो गया, पर्वत हो गया, पठार, मैदान, नदी, तालाब। ठीक है, ये सब जो प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त है वह सब प्राकृतिक संसाधन। संसाधन जो जनरली दो प्रकार के होते हैं, वो हो गया प्राकृतिक संसाधन है वो मानव निर्मित। ठीक, तो प्राकृतिक संसाधन मतलब वे सभी संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, जैसे भूमि, पर्वत, पठार, मैदान, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। और मानव निर्मित संसाधन वे सभी संसाधन जो मनुष्य के द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग करके मनुष्य द्वारा नए वस्तुओं का जो निर्माण किया गया है, उसी को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे अभी आप लोग मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल किसके द्वारा बनाया गया? मनुष्य के द्वारा। साइकिल हो गया, ठीक है, जैसे रेल हो गया, हवाई जहाज हो गया, ठीक है, सड़क हो गया, बिजली हो गया। ठीक है, ये सभी किसके द्वारा बनाया गया? मानव द्वारा निर्मित किया गया, इसीलिए इसको मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। फिर भी संसाधन का जो है वर्गीकरण का विभिन्न आधार माना गया है, यानी संसाधन के वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया गया है, हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, संसाधन का वर्गीकरण जो है अलग अलग आधार पर किया गया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, यानी संसाधन का जो उत्पत्ति हुआ उसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर और विकास की स्थिति के आधार पर। यानी कि संसाधन के वर्गीकरण के 4 आधार दिए गए हैं और चारों आधार पर संसाधन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो संसाधन के वर्गीकरण के आधार के बारे में हम जानेंगे कि संसाधन के वर्गीकरण के कितने आधार। ठीक है, सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, कहने का मतलब संसाधन का जो उत्पत्ति यानी उत्पन्न संसाधन जो उत्पन्न हुआ है उसके आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैव संसाधन दूसरा अजैव संसाधन। जैसे दुनिया में जितना भी संसाधन है, ठीक है, उस उत्पत्ति के आधार पर उसको 2 भाग में, एक जैव और एक अजैव। जैव संसाधन कहने का मतलब वे सभी संसाधन जिसमें सजीव का सभी लक्षण मौजूद होते हैं, या सीधे हम कह सकते हैं वे सभी संसाधन जो सजीव होते हैं, जिसमें प्राण होते हैं, वे सभी संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे वनस्पति, पेड़ पौधा, मनुष्य। जैसे मनुष्य भी क्या है? संसाधन है। ठीक है, क्योंकि संसाधन क्यों है? क्योंकि मनुष्य जो भी है, मनुष्य का भी उपयोग, मनुष्य अपने ज्ञान का, तकनीक का उपयोग नए वस्तुओं के निर्माण में करता है, इसीलिए मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है। लेकिन मनुष्य कैसा संसाधन है? तो उत्पत्ति के आधार पर मनुष्य कैसा संसाधन हो जाएगा? तो जैव संसाधन। ठीक है, क्योंकि मनुष्य क्या है? सजीव प्राणी है। ठीक है, तो वे सभी संसाधन जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं वे जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे हो गया वनस्पति, ठीक है, मनुष्य हो गया, ठीक है, अनेक प्रकार के जीव जंतु हो गया, ये सभी जैव संसाधन। ठीक है, और अजैव संसाधन कहने का मतलब वे सभी संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जिसमें प्राण नहीं, जिसमें जीवन नहीं पाए जाते हैं, वे सभी संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु हो गया, जल हो गया,
ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, वे सभी अजैव संसाधन। ठीक है, जो निर्जीव हो गया, जो सजीव होते हैं वह जैव संसाधन, जो निर्जीव होते हैं वह क्या हो गया, अजैव संसाधन। ठीक है, ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर ही संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। उपयोगिता कहने का मतलब उपयोग के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा हो गया अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को दो भाग में बांटा गया है। एक हो गया नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय कहने का मतलब, नवी मतलब जाने हैं नया, ठीक है, तो कहने का मतलब वे सभी वे संसाधन, ठीक है। उपयोगिता मतलब क्या हुआ, उपयोग के आधार पर, ठीक है। तो हम जानते हैं विभिन्न प्रकार के संसाधन जिसका हम जो अपने जीवन में उपयोग करते हुए सभी संसाधन है, ठीक है। तो सभी संसाधन उपयोग के आधार पर संसाधन में कितने भाग में बांटा गया है, दो भागों में। एक हो गया नवीकरणीय संसाधन, दूसरा क्या है, अनवीकरणीय। दोनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है, कौन अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक उसी प्रकार पूछेगा इनमें से कौन जैव संसाधन होते हैं, कौन अजैव संसाधन है, चार ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। इसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों को समझना जरूरी है। नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब वे सभी संसाधन, वे संसाधन जिनको, कहने का मतलब किसी भी भौतिक, जैविक, रासायनिक यानी किसी भी प्रक्रिया द्वारा जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, या जिसको हम पुनः नया कर सकते हैं, या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वे सभी संसाधन नवीकरणीय संसाधन होते हैं। जिसको हम किसी न किसी प्रकार से, चाहे वह भौतिक हो या रासायनिक हो या यांत्रिक हो, या किसी न किसी तकनीक के द्वारा उसको हम फिर से अगर पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, ठीक है, वन, ठीक है, मनुष्य, मनुष्य भी तो संसाधन है। तो मनुष्य हो गया जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु। आप कहिएगा मनुष्य जीव जंतु ये नवीकरणीय कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मनुष्य जो है, एक बार अगर मनुष्य, एक मनुष्य अगर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर दूसरा मनुष्य आ सकता है कि नहीं पृथ्वी पर, ठीक है। उसी तरह हम इसको, मनुष्य को भी हम नवीकरणीय संसाधन के अंदर रखते हैं, क्योंकि जीव जंतु, पेड़ पौधा, मनुष्य एक बार अगर समाप्त हो गया तो फिर वह उसका उत्पत्ति जैविक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है, ठीक। अगर जंगल को नष्ट एक बार कर दिया गया तो पुनः जंगल प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। इसीलिए इसको हम कहेंगे नवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसको किसी न किसी प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसी को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन हो गया, जीव जंतु हो गया, ठीक है, इस सब आपको नवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन यानी कि वो ऐसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। या हम कह सकते हैं वह सभी संसाधन जिसका निर्माण में, ठीक है, काफी जटिल प्रक्रिया द्वारा जिसका निर्माण होता है, या जिसके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगता है, उसी को हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। या जिसका हम एक बार उपयोग कर लेंगे, उसको पुनः उपयोग करने के लिए हमको करोड़ों वर्ष, ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा, तो वह क्या हो गया, उसको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। या सीधे हम कह सकते हैं वैसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है या समाप्त हो जाता है, उसी को हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है,
कोयला का एक बार अगर उपयोग कर लेने के बाद, ठीक है, पुनः इसका उपयोग एक बार उपयोग करने के बाद फिर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय है, क्योंकि सौर ऊर्जा को ही समाप्त, जब तक सूर्य रहेगा जब तक सौर ऊर्जा प्राप्त हम कर सकते हैं। कोयला के एक बार उपयोग करने के बाद क्या होता है, पुनः फिर समाप्त हो जाता है। और कोयला में जानते करते हैं, कोयला जटिल प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है, करोड़ों वर्ष इसमें लग जाता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब कैसा है, अनवीकरणीय संसाधन है, जिसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया सकता है, या एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर बता दीजिए, उपयोगिता के आधार। अब हो गया स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन का जो प्रकार किया। ठीक है, स्वामित्व मतलब होता है, इसका मतलब होता है अधिकार। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, अधिकार। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर, यानी कि संसाधन जो है अभी प्रकृति में हमारे पर्यावरण या आसपास में मौजूद, वह स्वामित्व के आधार पर यानी अधिकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, जिसको हम व्यक्तिगत का मतलब इसको हम कहते हैं निजी, मतलब अपन संसाधन, निजी जो है। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक, दूसरा सामुदायिक, सामुदायिक संसाधन। ठीक है, जो पूरा समाज के, पूरा समुदाय के जिस पर अधिकार होता है। ठीक है, तीसरा हो गया राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, कहने का मतलब स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन तो कहने का मतलब हुआ वे सभी संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी खास व्यक्ति का जिस पर अधिकार होता है, उसको हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे यह मार्कर है, ठीक है, यह बोर्ड है, ठीक है, तो इस पर मेरा अधिकार है, इसीलिए यह कैसा संसाधन है, निजी संसाधन है। जैसे मोबाइल, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, वो भी आपका कैसा संसाधन है, वो आपका मोबाइल है, तो वह निजी संसाधन है। ठीक है, कॉपी, कलम, जिसका आप स्वयं उपयोग करते हैं, वह उस पर आपका अधिकार है, आप अपनी मर्जी से उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वह कैसा संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन। ठीक है, उसके बाद सामुदायिक संसाधन, कहने का मतलब वे सभी संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय, किसी समूह, ठीक है, किसी खास समूह या समुदाय, किसी जाति, ठीक है, किसी धर्म, ठीक है, या किसी समूह का सामूहिक रूप से जिस पर अधिकार होता है, उसको हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, तो मंदिर में किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, सभी उसमें जा सकते, जरूरी नहीं है कोई एक व्यक्ति जाएगा दूसरा व्यक्ति उसमें पूजा नहीं कर सकता, ऐसा बात नहीं है। ऐसा है, अगर किसी गांव में कोई मंदिर है तो उसमें जरूरी थोड़ी है कि एक सभी उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति उसमें पूजा कर सकता है, या 2 व्यक्ति कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता, ऐसा बात नहीं है। कहने का मतलब उसमें पूरा समुदाय का अधिकार है, सभी का उस पर समान अधिकार। ठीक है, उसी को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, या कोई सामुदायिक स्कूल हो गया, सरकारी विद्यालय हो गया, उस पर पूरा समुदाय का अधिकार है। पार्क हो गया, बगल में किसी, यानी कि सामुदायिक पार्क है गांव के बगल में, उस पर सभी का अधिकार है, सामूहिक सभी उसमें अपना समान अधिकार होता है। ठीक है, तो ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास समूह या समुदाय का अधिकार होता है, उसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा हो गया राष्ट्रीय संसाधन। कहने का मतलब वे सभी संसाधन जिस पर किसी देश, ठीक है, किसी राष्ट्र, ठीक है, का कानूनी या वैधानिक जिस पर अधिकार होता है, उसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे भारत के जो भारतीय रेल कैसा संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन, उस पर सभी देश का, पूरा सरकार का उस पर अधिकार है। ठीक है, इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।
ठीक है। पहले राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब राष्ट्रीय संसाधन वो ऐसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार या देश का पूरे सरकार का उस पर अधिकार, पूरे देश का अधिकार होता है, उसको कैसा कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। अब देख लीजिए, किसी भी देश का तट रेखा तो जानते हैं, जो सीमा रेखा देश का जो लास्ट बाउंड्री होता है, तो जो है सीमा रेखा जो जल से लगा हुआ है, जैसे भारत का जो है, भारत जानते हैं भारत 3 ओर जल से घिरा हुआ है, ठीक है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है। तो जो तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक, जैसे भारत का जो है, जो ये वाला जो भारत जो है, भारत का जो जल से घिरा हुआ है 3 ओर का जो हिस्सा, जैसे इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर हिंद महासागर, इधर अरब सागर, ठीक है। तो किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक, ध्यान रखिएगा कितना, 200 किलोमीटर की दूरी तक का जो क्षेत्र होता है वह देश का राष्ट्रीय संसाधन होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी आएगा, ठीक है, तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के अंदर जो भी क्षेत्र आएगा, जल हो गया, जलीय जीव हो गया, जो भी आएगा, सभी उस देश का राष्ट्रीय संसाधन होता है, ठीक। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब वे सभी वैसे संसाधन जिस पर, ठीक है, किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, उसका नियंत्रण, ठीक है, इसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उस पर नियंत्रण होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उस पर नियंत्रण होता है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर सीमा तक जानते हैं राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद जो खुला महासागर है, ठीक है, उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, वह कैसा संसाधन है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे आप जानते होइएगा अंटार्कटिका महादेश जो हमेशा बर्फ जमा रहता है, उस पर किसी देश का अधिकार नहीं है, वह आपको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण है, और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्था के परमिशन से, उसकी अनुमति से ही उस पर शोध कार्य या जो भी कार्य करना है उसके लिए अनुमति लेकर ही वहां पर जा सकता है, उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। ये हो गया आपको जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और इसके बाद हम जानेंगे जो चौथा आधार है विकास के स्थिति के आधार पर। विकास के स्थिति के आधार पर कहने का मतलब संसाधन का जो है प्राचीन काल से ही संसाधन के उपयोग में जो विकास होते रहा है, उस विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है उसके बारे में जानेंगे, ठीक। तो विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भंडार संसाधन, भंडार संसाधन। दूसरा विकसित संसाधन, भंडार संसाधन दूसरा हो गया विकसित संसाधन। तीसरा हो गया संभाव्य या संभावित संभाव्य संसाधन। चौथा हो गया संचित कोष, संचित कोष संसाधन। ठीक, विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। पहला भंडार संसाधन, विकसित संसाधन, संभाव्य संसाधन और संचित कोष संसाधन। ठीक है, तो भंडार संसाधन कहने का मतलब वे सभी संसाधन जो हमारे पृथ्वी पर हमारे आसपास में किसी न किसी रूप में वह भंडारित है, जिसका हम वर्तमान में तकनीक के आधार पर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वे सभी भंडार संसाधन कहलाते हैं। ठीक है,
वे सभी संसाधन जो किसी न किसी रूप में, ठीक है, किसी न किसी रूप में मौजूद है और जिसका तकनीक के आधार के अभाव के कारण उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और यह जो है भविष्य में उपयोग के लिए किसी न किसी रूप में भंडारित है, ठीक है, जिसका हम तकनीक के कारण उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन भविष्य में उपयोग के लिए वह भंडारित है, तो उसी को हम भंडारित संसाधन या भंडार संसाधन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया विकसित संसाधन, ठीक है, वैसा संसाधन जो वर्तमान में जिसका उपयोग हो रहा है, यानी कि मतलब उसका विकास अधिक हो, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, तो वह विकसित संसाधन है, जिसका यानी बड़े मात्रा में जो वर्तमान में जिसका उपयोग कर रहे हैं, वैसा संसाधन जिसका बड़े पैमाने पर अभी उपयोग किया जा रहा है या जिसका उपयोग यानी अभी वर्तमान में हो रहा है, वे सभी विकसित संसाधन, ठीक है। उसके बाद है संभाव्य संसाधन, ठीक है। देखिए, तो इसको हम कहेंगे वैसा संसाधन, ठीक है, जो किसी न किसी रूप में, ठीक है, पृथ्वी पर मौजूद है और उसको हम भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। जैसे संभाव्य यानी कि उपयोग अभी वर्तमान में उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है लेकिन तकनीक के इस्तेमाल से यानी तकनीक के आधार पर आने वाले समय में उसका उपयोग होने की संभावना है, ठीक है। जैसे हिमालय क्षेत्र, ठीक है, हिमालय हो गया, जैसे कि कहने का मतलब देखिए भंडार संसाधन, इसका मतलब हुआ कि कोई वैसा संसाधन यानी ऐसा संसाधन जिसका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है, भविष्य के लिए वह भंडारित है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल बता देंगे, दोनों में अंतर समझ में आ जाए। भंडार करने में जैसे जल हो गया, जल, तो जल में, जैसे जल में आप जानते हैं जैसे जल हो गया, तो जल का आप जानते हैं जल का सूत्र होता है H2, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक। तो हाइड्रोजन आप जानते हैं ज्वलनशील गैस होता है, तो भंडार संसाधन करने का मतलब जैसे जल में हाइड्रोजन पाएगा, हाइड्रोजन का अनेक भंडार है, यानी कि प्रचुर भंडार है जल, लेकिन जल से हाइड्रोजन करने का तकनीक अलग करने का अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो हो सकता है कि जल से भी आने वाले समय में हाइड्रोजन को भी अलग करने का टेक्नोलॉजी आ जाए, तो उस समय भी यह संसाधन बन सकता है। तो इसी को हम भंडार संसाधन कहेंगे, जो किसी न किसी रूप में भंडारित है लेकिन वर्तमान में उपयोग नहीं किया। लेकिन संभावित संसाधन कहने का मतलब ऐसा संसाधन जो जिसका उपयोग हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन भविष्य में उपयोग होने की संभावना है। जैसे हिमालय क्षेत्र में अनेक प्रकार के खनिज प्राप्त होने की संभावना है, या जैसे भारत में है गंगा नदी, तो गंगा नदी के आसपास में भी कहा जाता है कि पेट्रोलियम होने की संभावना है, लेकिन उसका अभी उपयोग नहीं किया गया। हो सकता है भविष्य में उसका भी उपयोग किया जाएगा, तो उसी को हम संभाव्य संसाधन कहेंगे। वैसा संसाधन जो पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में यानी कहीं न कहीं मौजूद है, जिसका हम वर्तमान में उपयोग नहीं कर रहे हैं, भविष्य में उपयोग करने की संभावना है, उसी को हम संभाव्य संसाधन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है संचित कोष संसाधन, ठीक है, संचित कोष संसाधन। देखिए, संचित कोष संसाधन होता है वास्तव में भंडार संसाधन का ही अंश होता है, ठीक है। कहने का मतलब वैसा संसाधन जो है यानी किसी न किसी रूप में, ठीक है, यानी किसी न किसी तत्व में, ठीक है, वह संचित है जिसको भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, यह भंडार संसाधन का ही अंश होता है, ठीक है। इसी को हम कहेंगे संचित कोष संसाधन, ठीक है। जैसे जल है, ठीक है, तो जल से तकनीक के आधार पर जैसे हमें बताया है कि जल से हाइड्रोजन अलग किया जा सकता है बाद में, तो संचित कोष ही भंडार संसाधन का ही अंश होता है, ठीक है। या सीधे कह सकते हैं वे सभी संसाधन जो आने वाले समय में, ठीक है, किसी न किसी तकनीक के इस्तेमाल के कारण उसका उपयोग किया जा सकता है, उसी को हम संचित कोष संसाधन कहेंगे। ये भंडार संसाधन का ही अंश होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल जो है आपको इससे आगे अगला टॉपिक में बताएंगे, ठीक है, संसाधन नियोजन और उसके संरक्षण के बारे में।